हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 6 झारखंड बोर्ड के भूगोल का अध्याय 2 जो कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का बेसिक थ्योरी। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, बहुत सारी नॉलेज जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा गया है इसमें ग्लोब के बारे में, तो आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी की एक हूबहू आकृति को जो हम लोग बनाया गया है उसी ग्लोब कहते हैं। ये यहाँ पे चित्र दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, लिखा है ग्लोब पृथ्वी का लघुत्तम, ठीक ना, लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो पृथ्वी का एकदम लघु रूप वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जैसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता है, लेकिन छोटे, ठीक ना, बड़े ग्लोब जो होते हैं उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन छोटे जो ग्लोब होते हैं वह गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी हुई है, ठीक ना। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है। आप ग्लोब को सावधानी पूर्वक देखिए, ये रहा ग्लोब, ठीक है। आपको पृथ्वी के प्रतिरूप लगेगा, ठीक ना, यह पृथ्वी का प्रतिरूप लगेगा। आगे चले देखते हैं। आगे है कि ग्लोब पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है ग्लोब पर, ठीक है। किसी भी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक ना। ग्लोब पर तो बहुत छोटा आकृति हुआ पृथ्वी का, तो उसमें किसी भी स्थान का निर्धारण करना तो मुश्किल है, लेकिन बिंदु और रेखाओं के सहारा इससे किया जा सकता है। आप ग्लोब में देखें, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, ठीक ना। एक सुई है जो झुकी अवस्था में स्थित है, इसको अभी देखेंगे, जिसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अक्ष किसे कहते हैं अभी तो जानेंगे, ठीक है। और ग्लोब के वे दो बिंदु जिस पर होकर सुई गुजरती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। तो चलिए पहले जान लेते हैं इसका मॉडल बेसिक से, आखिर कह क्या रहा है। तो सपोज ये ग्लोब है, तो कह रहा है ग्लोब क्या कह रहा है कि एक सुई झुकी हुई है, देखो इस तरह करके झुकी हुई है, यहाँ से गई है, जिसके कारण वो जो ग्लोब है वो घूमती है, ठीक ना। इस तरह का चित्र है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, इस तरह का चित्र है ग्लोब, ठीक ना। तो यहाँ पे इस साइड, ठीक है, इस साइड जो झुकी हुई सुई गई है, यहाँ से यहाँ तक जो सुई गई है उसको अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। क्लियर, समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो यहाँ तक गई है उसको बोलते हैं अक्ष। और ये ग्लोब है चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष में थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम बीचों बीच जो रेखा गई है काल्पनिक रेखा माना गया है, ठीक ना, मनुष्य द्वारा माना गया है, एक रेखा गया है जो पृथ्वी को, ठीक ना, दो भागों में बांटता है। तो यही जो बीचों बीच रेखा गई है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। और जो ऊपर में झुकी हुई है, ठीक ना, सुई जो गई है, ठीक है, और नीचे में सुई जो गई है, तो ये भाग को बोलते हैं ध्रुव और इसको भी बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटा दिया है, ठीक ना। तो ऊपर वाले भाग का उत्तरी भाग कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी भाग कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो उत्तर के भाग में जो ध्रुव है उसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और नीचे जो है इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसको नीचे में जो है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर, यही है ग्लोब का बेसिक सा मॉडल, ठीक है। मतलब ऊपर में जो सुई गई है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे इतना वाला जो भाग है, यहाँ पे ध्रुव में हमेशा बर्फ जमी रहती है पृथ्वी पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज का रोशनी थोड़ा कम पड़ती है। उसी तरह नीचे में भी एक ध्रुव है जिसको इंग्लिश से पोल कहते हैं, उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और बीच में जो काल्पनिक रेखा माना गया उसको विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा, ठीक ना, जो बीचों बीच काटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उत्तरी भाग कहेंगे पृथ्वी का, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी भाग कहेंगे। आई होप बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहा है अक्ष, जो अक्ष कहता है, यही जो अक्ष होता है इसमें जो दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो गया है सुई, ठीक ना, इसी अक्ष में क्या होता है, ये जो ग्लोब है वो रोटेट करता है, मतलब घूमता है, ठीक है। और ग्लोब के वो दो बिंदु जिसमें होकर सुई गुजरती है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। सुई जो गुजरती है उसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव किसको कहते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ
यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं है, ठीक ना, ये जानना आवश्यक है क्योंकि ये तो ग्लोब है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जो उसके अक्ष में घूमने के लिए उसमें सुई दिया गया है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, वह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, और जो, ठीक ना, और जो काल्पनिक रेखा है, जो मनुष्य द्वारा माना गया काल्पनिक रेखा, वह पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी है, ठीक ना, एक हम बताएं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये पृथ्वी है, एक बीचों बीच गया, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, और अन्य काल्पनिक रेखा भी है, ठीक ना, मनुष्य द्वारा माना गया बहुत सारा काल्पनिक रेखा है, ठीक है, काल्पनिक रेखा मतलब जिसको माना गया है, ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 3 गो है, और बीच में एक विषुवत रेखा है। क्लियर, काल्पनिक रेखा के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी है, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। समझ में आ गया होगा विषुवत रेखा किससे कहते हैं? देखिए एकदम बीचों बीच जो पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिया उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्लियर, चलिए जानते हैं अब आगे। अब आगे बच्चों कि यह पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटती है। कौन सी रेखा? वो विषुवत रेखा 2 भाग में बांटती है, ठीक है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर, जो बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। विषुवत रेखा, ठीक है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जो विषुवत रेखा है पृथ्वी पर, ठीक ना, कोई भी बिंदु को बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेखा हो गया या बिंदु हो गया, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुव तो समझ में आ गया होगा, किनारे में जो एकदम अंत में रहता है जहां बर्फ ढकी रहती है, ठीक है, ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त अक्षांशीय रेखा कहलाता है। अब जाने एक नया वर्ड आ गया, क्या है? अक्षांशीय रेखा। इसको समझने के लिए चलिए जान लेते हैं। अक्षांशीय रेखा, देखिए ये जो हो गया विषुवत रेखा, इसी तरह का हम काल्पनिक रेखा बहुत सारा मान सकते हैं, ठीक ना। तो पृथ्वी में जो इस तरह का रेखा एकदम सीधा सीधा जो रेखा गया है, ठीक है, मान लिए हैं, ठीक ना, जैसे यहाँ पे इस चित्र में माना गया है, ठीक ना, इसी को ही बोलते हैं क्या? अक्षांशीय रेखा। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। 2 तरह का रेखा होता है, एक अक्षांशीय रेखा, ठीक ना, और एक देशांतर रेखा। तो ये जो इस तरह का जो गया है इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अब आगे है कि अक्षांशों में अंश डिग्री से मापी जाती है। जो एक अंश मापा जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, माना गया है, ठीक ना। 0 डिग्री जो है वो विषुवत रेखा को माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 20 डिग्री उत्तर हो गया, यहाँ पे 40 डिग्री उत्तर हो गया, तो डिग्री से मापा जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांशीय कहलाता है, ठीक ना, उस स्थान का अक्षांशीय कहलाता है। अक्षांश के बारे में समझ में आ गया। चूंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। 2 अर्धवृत्त मतलब आधा आधा वृत्त में बांटता है। वृत्त मतलब गोला, ठीक ना, सर्कल को वृत्त बोलते हैं। और बीचों बीच जो गया है तो पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिया आधा आधा करके। तो आगे है कि चूंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटती है, तो यहाँ अधिकतम कोणीय दूरी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे समझते हैं कोणीय दूरी मतलब। देखिए हम बताएं अभी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरह करते करते यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो 90 डिग्री तक पहुँच जाएगा, ठीक ना, 90 डिग्री की रेखा तक आ जाएगा। धीरे धीरे छोटा होते होते यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो टोटल अक्षांश से यहाँ तक कितना हो गया? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना हो गया? 90 डिग्री तक हो गया, ठीक ना। तो टोटल अगर यदि पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 90। क्लियर, और फिर यहाँ से इधर भी हो गया 90, हो गया 90। तो 90 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और बीच वाले जो रेखा होता है, ठीक है, जिसको विषुवत रेखा यहीं से ना नापते हैं, इसको छोड़ के हम लोग नापते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक नापे हैं हम, यहाँ 40 तक, यहाँ 60 तक, और यहाँ 80 तक, और फिर यहाँ पे 90 तक, ठीक है। वैसे ही नीचे वाला भाग में भी 90 तक नापे, और बीच में एक रेखा हो गया विषुवत रेखा, उसको भी जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा 180, ठीक ना। अगर यदि पूछ दे क्वेश्चन कि अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है टोटल, तो बोल देंगे 181। क्लियर, अब आगे देखते हैं, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध में स्थित
अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, देखिए ये हम बोले कि उत्तर, ऊपर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, उत्तर वाले भाग को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। तो ऊपर में जितना भी रेखा है अक्षांश वाला उसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे, समांतर रेखाएं तथा दक्षिण गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक ना। दक्षिण में जो है उसको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, उत्तर में जो है उसको उत्तर अक्षांश कहेंगे। क्लियर। यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा भी लिखी जाती है, ठीक ना। अक्षांश का मान जैसे 1 डिग्री उत्तर भी हो सकता है और 1 डिग्री दक्षिण भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 20 डिग्री उत्तर हो गया और 20 डिग्री दक्षिण हो गया। क्लियर। इसलिए दिशा का भी नाम लिखा जाता है, ऊपर वाले भाग में उत्तर लिखेंगे, नीचे वाले भाग में दक्षिण लिखेंगे। क्लियर। सामान्यतः इसे उत्तर को नॉर्थ मतलब एन से इंडिकेट करेंगे और दक्षिण मतलब साउथ, और साउथ का एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 23.5 डिग्री, इसको पढ़ेंगे 23.5 डिग्री। देखो 23 से 1/2 है ना डिग्री, तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या है, रांची एवं लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका स्थित है। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे ही रांची स्थित है, ठीक ना। 23.5 डिग्री देखिए यहाँ पे 20 है। क्लियर। इसके ऊपर जाएंगे तो 23 यहाँ पे हो जाएगा लगभग, तो 23 डिग्री पे ही भारत का रांची स्थित है, ठीक है। अब देखो रांची, परंतु रांची 23.5 डिग्री उत्तरी अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। अब पूछ देगा कि रांची कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखो ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर में यहाँ पे भारत है, तो भारत भी हमारा उत्तर में है, ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर। तो रांची भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो उत्तरी डिग्री यहाँ पे क्या लिख देंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अर्थात उत्तरी गोलार्ध एवं लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिण। लिम्पोपो जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका में होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में होता है, तो अफ्रीका तुम्हारा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो दक्षिण में होगा, वहाँ पे दक्षिण लिख देंगे, लिम्पोपो अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है, अभी तुरंत बताएं। 181 मतलब 181 है। कैसे है, यहाँ से यहाँ तक गए तो 90 हो गया, और नीचे आए तो 90 हो गया, और बीच वाला एक, ठीक ना, 181 हो गया। समझ में आ गया होगा। अब दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, ठीक है, लगभग अब जानेंगे कितना होता है। मतलब एक अक्षांश हम यहाँ माने, ठीक है, दूसरा अक्षांश यहाँ माने, काल्पनिक रेखा है, ठीक है, तो वो दोनों के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, कि कितना दूरी हो गया, जैसे अक्षांशों की संख्या कितनी है, ठीक है, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जब आगे जाएंगे 10 पास करेंगे, 12 पास करेंगे, यदि आप कंपटीशन में जाएंगे मतलब एसएससी, रेलवे या बैंकिंग में जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। यही सब बुक से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए पुस्तक को अभी से ही रीडिंग करना अच्छे से जाने, ठीक ना, समझे अच्छे से। आगे है, विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्त का आकार घटता जाता है, ठीक ना। विषुवत वृत्त मतलब बीच वाला जो वृत्त है, इससे ऊपर जाएंगे तो अक्षांश रेखा का जो रहता है दूरी वो घटता जाता है, ठीक ना, धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा, और नीचे भी जाएंगे तो सिकुड़ता जाएगा क्योंकि पृथ्वी गोल है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे है चित्र 4.2 में दर्शाया गया, यहाँ पे दर्शाया गया यही चित्र में, ठीक ना। अब आगे जानते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया। इस टाइप का जो रेखा उसको अक्षांश बोलते हैं। उसी तरह एक होता है देशांतर रेखा, तो जो देशांतर रेखा वो इस टाइप का आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कुछ देर में। अभी आगे देखते हैं कि विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा सदैव पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। देखो इधर पूरब हो गया, इधर पूरब, देखो कोई भी मैप होता है ना तो इधर इस साइड पूरब हो गया, ठीक ना, पूर्व, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो अक्षांश रेखा हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखा खींची जाती है सदैव विषुवत रेखा 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव
विषुवत रेखा जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, क्लियर। उत्तरी ध्रुव जो होता है 90 डिग्री नॉर्थ में होता है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री एस पे होता है, एस मतलब साउथ पे होता है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और भी है। ये रेखाएं क्या है, चलिए जान लेते हैं। एक नाम सुने होंगे कर्क रेखा, तो इसको भी अच्छे से जान जाते हैं। कर्क रेखा किसको बोलते हैं, मकर रेखा किसको बोलते हैं। तो 4 जो रेखा होता है उसमें एक होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक ना, एक उत्तरी गोलार्ध में होता है जिसको कर्क रेखा के बोलते हैं, जिसका मान कितना होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक ना, नॉर्थ मतलब साउथ में। तो उत्तरी रेखा हो गया, नॉर्थ मतलब दक्षिण उत्तर में, तो उत्तरी रेखा जो 23.5 डिग्री का होता है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। उसी पर 23.5 डिग्री साउथ में जो रहता है, दक्षिण में जो रहता है उसको मकर रेखा कहते हैं, क्लियर। 2 रेखा के बारे में जान लिए। और एक रेखा होता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, जिसको 66.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, ठीक ना, ऊपर वाले भाग में। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव के पास जो रहता है वो कितना रहता है 66.5 डिग्री साउथ में रहता है। इन रेखाओं को चित्र में प्रदर्शित किया गया है, इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसको भी। देखो बीचों बीच जो रेखा गया है इसको विषुवतीय रेखा कहते हैं या ठीक ना, विषुवतीय रेखा कहते हैं। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे है 23.5 डिग्री, यहाँ पे दिख नहीं रही होगी पर यहाँ पे लिखा हुआ है 23.5 डिग्री, ठीक ना। 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ। इसी को ही बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक ना, माना गया है मनुष्यों द्वारा, ठीक है। मानव जो अपने भूगोल का मतलब क्या, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए काल्पनिक रेखा को माना गया ताकि वो अच्छे से अध्ययन कर सके, तो इसको कर्क रेखा माना गया है। और ये जो 23.5 डिग्री साउथ में है मतलब एस में है, इसको मकर रेखा माना गया है, क्लियर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में, ठीक ना। और ये 66.5 डिग्री माना गया है पोल रेखा, जिसको क्या बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, इसको माना गया है। और ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ठीक है। अब चले जानते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कटिबंध किसे कहते हैं, मतलब 2 अक्षांश रेखाएं, हम बताएं अभी कि 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक ना, इस तरह बढ़ता है तो इन दोनों के बीच में जो स्थान रहता है उसी को बोलते हैं कटिबंध, क्लियर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की, ठीक ना, चित्र 2.5 महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध किरणें वर्ष भर लगातार लंबवत पड़ती है। यहाँ पे कहा गया है कि मकर रेखा, देखिए मकर रेखा मतलब नीचे वाला रेखा और कर्क रेखा ऊपर वाला रेखा, भूमध्य रेखा के जो नीचे है उसको मकर कहते हैं 23.5 डिग्री, और ऊपर में जो है 23.5 डिग्री उसको कर्क रेखा कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमेशा सूरज की किरण पड़ता है, क्योंकि ये बीच वाला भाग है, तो वही कह रहा है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में क्या बोलता है सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण से समझ में आ रहा है कि गर्मी, ठीक ना, तो सूरज की किरण बीच वाले भाग में ज़्यादातर पड़ता है, इसी कारण वहाँ पे लगातार मतलब सूर्य ताप हमेशा प्राप्त होते रहता है, जिसके कारण वह क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, मतलब विषुवत रेखा के बीच वाला भाग को, जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसी को ही बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पे अगर सूरज है, सूरज की किरण हमेशा सीधे इस पे पड़ेगा और बीच वाले भाग में ज़्यादातर रोशनी पड़ेगी सूरज का, ठीक ना। और ऊपर में जो यहाँ किनारे वाला भाग है जिसको पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं, तो यहाँ पे उतना रोशनी नहीं पड़ेगी तिरछा में, तो जिसके कारण यहाँ पे बर्फ जमा रहता है दोनों ऊपर साइड। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इन प्रदेशों की जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती। इसमें मतलब जलवायु परिवर्तन उतना नहीं होता है, नहीं देखा जाता, ठीक ना। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है, क्लियर। तो जानने योग्य बात देख लेते हैं कि ताप कटिबंध का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है, ठीक ना। अभी बताएं 2 रेखाओं के बीच में कटिबंध कहलाता है। आगे है अक्षांश रेखा का उपयोग जलवायु निर्धारण के लिए किया जाता है। अब यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि अक्षांश रेखा का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हम आंसर लिख सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग जलवायु निर्धारण के लिए किया जाता है, कि उसका जलवायु कैसा है, ग्रीष्म है कि ठंडी है। चलिए आप जानते हैं आगे लिखा है कि कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखाओं, ठीक ना, कर्क रेखा और मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुवीय वृत्त
तथा दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग में तापमान मध्यम होता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं। होता यूँ, इसमें बोला गया है कि सूरज की जो किरणें होता है जो जाता है, यहाँ पे हम बताएं कि विषुवत रेखा के वाले भाग में ज़्यादातर सूरज की किरण पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, जैसे यहाँ से इस भाग तक, ठीक ना, तिरछी पड़ती है सूरज की किरण, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया मकर रेखा और ध्रुव वाला, ठीक ना, हिस्सा तक। तो यहाँ पे सूरज की किरण कैसे पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी, इसलिए इस भाग को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ये जो गुलाबी वाला भाग दिख रहा है आप लोग को, यही हो गया शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि इसको यहाँ पे सूरज की किरण तिरछी पड़ती है, जिसके कारण इस भाग में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंडा रहती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और बीच वाले भाग में सूरज की किरण सीधी पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलिए देखते हैं। आगे है कि कर्क रेखा, क्योंकि इस प्रदेश में की जलवायु परिवर्तन स्थिति नहीं देखी जा सकती, ये तो बता दिए। इस कटिबंध में जलवायु यहाँ पे, ठीक है, वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है, ठीक है, यहाँ पे देखी जाती है शीतोष्ण कटिबंध में। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है, ठीक ना। पृथ्वी का जो भारत एरिया है वो इसी भाग में पाया जाता है, मतलब शीतोष्ण कटिबंध में, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है वर्ष में। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं। आगे है कि उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ठीक है, तथा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, अतः इस प्रदेश को न्यूनतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, ठीक ना। सूर्य ताप मतलब सूर्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए एक बार डायग्राम फिर से देख लेते हैं। तो इसी को यहाँ पे जो है, ये वाला जो भाग है, ये जो गया है रेखा, इसको बोलते हैं, देखिए ऊपर वाले भाग को उत्तरी बोलते हैं, इसलिए ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ठीक ना, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, और ये हो गया ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में भाग में क्या होता है? सूरज अगर यदि यहाँ पे है तो इसकी किरण बहुत तिरछी पड़ती है, तो जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं पहुंचती है सूरज की, तो ये भाग हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। वैसे ही सेम स्थिति होता है निचले ध्रुव में, जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ जो एरिया है इसको बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध बोला जाता है, ठीक ना। इसको दक्षिणी शीत कटिबंध बोला जाता है, इसको उत्तरी शीत कटिबंध बोला जाता है, और इस एरिया को शीत कटिबंध बोला जाता है, ये दोनों भाग को, ठीक ना। अभी हम जाने तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये जो बीच वाला भाग है इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, यहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। ये जो गुलाबी वाला भाग है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है साल में, ठीक ना। तो ये वाला भाग में तिरछी पड़ती है सूरज की किरण, और यहाँ पे ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, लेकिन ये जो ध्रुवीय भाग है यहाँ पे हमेशा ठंडा पड़ता है, इसलिए इसको शीत ऋतु कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखा के बारे में और पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। अब आगे है देशांतर क्या है, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में अच्छे से करा देंगे, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।